आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 15 पॉलीमर। मैं रेनू और ये चैनल है केमिस्ट्री विद यादव में। आज हम जो बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलीमर चैप्टर के, तो ये जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स कैरिंग चैप्टर है, यानी 3 मार्क्स का है। मेनली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं या तो 1-1 नंबर के या फिर 1.5 नंबर के आते हैं। और दूसरी बात जो इस चैप्टर में मैंने देखी कि इसके अंदर जो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें अंतर बताइए, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 1 बाय 1 हम पहले वो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमें किस तरह से करना है। एक तो हम फर्स्ट टाइम जो देखें कि हमें क्वेश्चन आया कि इसमें और इसमें आप अंतर लिखिए। जब भी अंतर वाली चीज़ आए ना, आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आप उसके बीच में एक लाइन लगाएंगे, देन जिनके भी बीच में अंतर पूछा है उसको एक साइड और दूसरे को दूसरी साइड लिखेंगे और उसमें अंतर लिखेंगे। चाहे आपको अंतर 1 आ रहा हो, चाहे आपको 2 आ रहे हो या फिर आपको 4 आ रहे हो, जब भी अंतर है। एग्जामिनर को क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो अगर आप अंतर लिख देते हैं, तो आप एक पैरा के अंदर अंतर लिखते हैं तो उसको इरिटेशन होती है कॉपी चेक करने में। तो हमें उसे इरिटेट नहीं करना है, हमें कहना है कि जी हमें आता है इसका अंतर। तो जब भी अंतर आए, जब भी डिफरेंस आए, ये एक ट्रिक ही होती है कि जब भी अंतर का क्वेश्चन आए तो हमें उसके बीच में लाइन लगानी है। मान लो सपोज करो ए और बी के बीच में उसने अंतर पूछा है, तो ए और बी के बीच में जब भी अंतर पूछेगा आप लाइन लगाइए। ए से रिलेटेड जो भी अंतर है, इससे रिलेटेड जो भी आता है वो आप इसमें लिखिए, तो उसमें मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत बार अंतर पूछा जाता है कि आप समबहुलक और सहबहुलक से क्या समझते हैं। सम और सह, जब भी ये क्वेश्चन आए आपको बीच में लाइन लगानी है कि जी समबहुलक ये है, सहबहुलक ये है, चाहे वो 1 नंबर में भी आए। तो सम इंग्लिश में जिसे हम होमो पॉलीमर के नाम से जानते हैं और सह को हिट्रो। होमो का मतलब या फिर समबहुलक का मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिनमें जो हम मोनोमर यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो सारी एक जैसी है, समान है, तो वो पॉलीमर क्या कहलाएंगे, समबहुलक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एथीन की, पॉलीथीन बनता है जिससे, तो हमने एथीन की बहुत सारी इकाइयों को आपस में जोड़ा, देन हमें क्या मिला, पॉलीथीन। तो इसमें मोनोमर्स इकाइयाँ क्या है, सेम है। तो जब मोनोमर इकाइयाँ सेम होती है तो ऐसे बहुलक कहलाते हैं आपके समबहुलक। अब बात करें हिट्रो जो पॉलीमर है या सहबहुलक, जिसके अंदर दोनों मोनोमेरिक यूनिट जो है वो अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नायलॉन 6 की, जिसमें एडिपिक एसिड और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन हम यूज़ करते हैं, तो उसके जो मोनोमर्स हैं डिफरेंट है। तो इस टाइप के बहुलक क्या कहलाएंगे, हिट्रो पॉलीमर। तो क्वेश्चन जब भी आया कि समबहुलक क्या है, सहबहुलक क्या है, तो उसमें अंतर लिखना है। तो आपको क्या करना है, पहले डेफिनेशन इसकी, फिर इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि ये पॉलीथीन है जिसकी एक मोनोमेरिक यूनिट जो है वो सेम है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो नायलॉन 6 बताना है, इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिख के आना है। इसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आने के ज़्यादा रहते हैं। तो आपको इसी वे से जब भी कभी डिफरेंस पूछा जाए इसी वे से लिखना है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन सब पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, योगात्मक और संगनन बहुलीकरण। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि योगात्मक बहुलीकरण और संगनन बहुलीकरण में क्या अंतर है। तो योगात्मक बहुलीकरण को इंग्लिश में एडिशन, पॉलीमराइजेशन और इसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखिए, जब भी आपको अंतर पूछा जाए तो जब योगात्मक बहुलीकरण होता है तो उसमें किसी तरह के कोई भी छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे H2 हो गया, एमीन हो गया या H2 हो गया, इनका निष्कासन नहीं होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसा बहुलीकरण क्या कहलाएगा, आपका योगात्मक बहुलीकरण। परंतु अगर बात करें हम कंडेंसेशन बहुलीकरण की,
तो कंडेंसेशन बहुलीकरण में जब भी बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें से छोटे मॉलिक्यूल्स H2O, अमोनिया, ये निकलते हैं। तो इस टाइप का बहुलीकरण क्या कहलाएगा? आपका संघनन बहुलीकरण के नाम से जाना जाएगा। अब ये बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है, जो पॉलीमर हमें मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, परंतु संघनन बहुलीकरण के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं तो उसका द्रव्यमान या उसका जो मास वैल्यू आएगी वो कंपैरेटिवली कम आएगी। तो ये क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, उसमें अंतर लिखें। तो जब भी आए आपको बीच में ऐसे लाइन लगा के दोनों के बीच की डेफिनेशन लिख ली है पहले तो, और फिर उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। फिर इसमें अंतर वाले क्वेश्चन में जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि आप जैव निम्नीकरण बहुलीकरण से क्या समझते हैं और अजैव निम्नीकरण बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जैव निम्नीकरण बहुलक जो जिन्हें आसानी से हम डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके जैव निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए उन्हें, तो मतलब उसकी स्मॉल यूनिट तक उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं। पर अजैव निम्नीकरण जिन्हें हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक वातावरण में पाए जाते हैं। जैव निम्नीकरण की बात करें तो स्टार्च या फिर जो भी नेचुरल पॉलीमर्स हैं वो जैव निम्नीकरण में है। और अगर हम बात करें अजैव निम्नीकरण की, तो अजैव निम्नीकरण के अंदर है, क्या है अजैव निम्नीकरण? प्लास्टिक। जैसे आज मैंने प्लास्टिक कहीं कूड़े में डाला या फिर कहीं किसी जगह रखा, तो सालों साल अगर मैं 5 साल बाद भी देखूं उसे वहाँ से नहीं हटाऊं तो वो प्लास्टिक वहीं मिलता है। तो वो किसका उदाहरण है? अजैव निम्नीकरण का। ये 3 डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है ताप सुघट्य और ताप दृढ़ बहुलक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि, और मुझे लगता है मैंने देखा है प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस में हर बार एक बार छोड़ के एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर डेफिनेटली आया है। जैसे ताप सुघट्य, सुघट्य का मतलब जिसे गर्म करेंगे हम तो इजीली वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, इजीली पिघल जाएगा, इतना कठोर नहीं होता है, आसानी से कोई शेप हम उसे दे सकते हैं। अब बात करें ताप दृढ़ की, तो ऐसे मटेरियल जिन्हें आसानी से क्या है पिघलाया नहीं जा सकता है, आसानी से इन्हें हम किसी और शेप में नहीं बदल सकते हैं, तो इस टाइप के बहुलक क्या कहलाएंगे? आपके ताप दृढ़ बहुलक। तो इस तरह से हमने देखा इसमें डिफरेंस वाले 4। इसके अलावा पॉलीथीन में भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अल्प घनत्व वाली पॉलीथीन और ज़्यादा घनत्व वाली पॉलीथीन, लोड डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, उसके बीच में भी काफ़ी बार डिफरेंस पूछा गया है। इसके अलावा पॉलीमर में जो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको डेफिनेटली याद करके जाने ही जाने हैं, उसमें है आपका नायलॉन 66। अगर बात करें पॉलीमर में तो नायलॉन 66 हुआ, बेकेलाइट फॉर्मेशन हुआ, ये नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नायलॉन 66 बनता किससे है वो देख लेते हैं। नायलॉन 66 डिनोट कर रहा है कि इसमें जो मोनोमरिक यूनिट हमने यूज़ की है वो क्या है, उसमें कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन वाली 2 मोनोमेरिक यूनिट हमने यूज़ की है। उसमें जो फर्स्ट है वो है एडिपिक एसिड। 6 कार्बन वाले एसिड को एडिपिक एसिड कहते हैं और ये डाई कार्बोक्सिलिक होता है, यानी 6 कार्बन बनाने हैं हमें पहले, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, 6 कार्बन बनाए। उस कार्बोक्सिलिक है, डाई कार्बोक्सिलिक है, तो नो डाउट ये सिरे पे होंगे और जो भी इसकी वैलेंसी
है कार्बन की वो हमें कंप्लीट कर देनी। इट मीन्स CH2 4 और COH, और इस तरह से लिख दूँ तो ये क्या है मेरे पास एडिपिक एसिड। इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है 6। दूसरी मोनोमेरिक यूनिट यूज़ लेते हैं तो उसका कार्बन कितने होने चाहिए 6 कार्बन है, और एक कार्बन जो होता है उसको कहते हैं मैथ, तो इसका नाम होगा हेक्सा मैथिलीन। ये क्या है एमीन है, पर संख्या में कितने हैं 2, तो डाई एमीन। तो ये दोनों मोनोमर हम नायलॉन 66 में यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से होगी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए इसकी भी n यूनिट लेनी है और इसकी भी n यूनिट लेनी है। इसमें से हमें क्या निकालना है H2O। किस टाइप के बहुलीकरण का उदाहरण है कंडेंसेशन, संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है, याद रखेंगे। तो इसमें से क्या जाएगा H। यहाँ से भी अगर बात करूँ इसके साथ भी कोई और यूनिट जुड़ी हुई होगी, तो यहाँ से OH, यहाँ से भी OH, यहाँ से H और यहाँ से, तो निकालना क्या है इसमें से हमें H2O। पीछे इस वाले का जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसका भी OH निकाल देंगे, ये NH है इसका H निकाल देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है सबको आपस में जोड़ देंगे। इसमें ये H था, यहाँ H निकला था, तो NH। इसके आगे लगा देंगे N, ये फर्दर चल रही है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो है नायलॉन 66, और इसके अंदर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। नायलॉन 66 की बात करूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद बात करें अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसे आप डिफरेंस वाले के अंदर भी ले सकते हैं, और उसे इम्पॉर्टेंट तो है ही है वो। उसमें क्वेश्चंस आता है ब्यूना N और ब्यूना S। इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है वो आपसे, या फिर सीधा ही पूछ सकता है कि ब्यूना N क्या है, ब्यूना S कैसे बनता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। पहले हम बात करते हैं ब्यूना S की, या ब्यूना N की कर लो, किसी की भी कर लो। ब्यूना S की बात करें, ब्यूना से 1,3-ब्यूटाडाइन, ये है जी हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन। इसकी रिएक्शन S का मतलब होता है स्टाइरेन। बेंजीन जो होती है उसके ऊपर अगर एथीन ग्रुप लगा दिया जाए तो वो बन जाता है जी स्टाइरेन। तो अब देखिए ये सारी अभिक्रियाएं किससे हो रही है, मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि से हो रही है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसका समास विखंडन होगा, तो एक बॉन्ड इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, ऐसे ही टूटेगा, एक इसके पास, एक इसके पास, ये भी फर्दर यहाँ से टूटेगा, एक इसके पास, एक इसके पास। तो ये इकाई तो पीछे से किसी और यूनिट से जुड़ रही है, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, और ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। फिर इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, ये N इकाइयाँ। तो इस तरह से ये जो निकल के आया हमारे पास वो है ब्यूना S। इसको याद करने की ट्रिक भी है, ब्यूना मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन और S का मतलब स्टाइरिन। बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ब्यूना S में कौन सी मोनोमेरिक यूनिट यूज़ की गई है, तो S का मतलब स्टाइरिन से लिया गया। उसी तरह से बात करें हम ब्यूना N की, ब्यूना N की बात करें तो इसमें सिर्फ एक मोनोमेरिक यूनिट चेंज होगी जिसे हम एक्रिलोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं।
तो ये इकाई चाहे इधर लो या इधर लो, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें इतना। इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका ब्यूना एन। तो इस तरह से हमने ब्यूना एस ब्यूना एन में डिफरेंस देखा। ये क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ जाए या फिर इसमें डिफरेंस करके पूछ सकता है। तो आज हमने पॉलीमर चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।